और अब बात करेंगे नक्सलियों के काउंटडाउन की, नक्सलवाद के काउंटडाउन की। और क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन है वो बहुत ही नजदीक आ चुकी है। गृह मंत्री जो डेडलाइन तय कर चुके थे उसे खत्म होने में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। ज्यादातर नक्सली हथियार डाल चुके हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम अभी भी बचे हैं जिन पर सुरक्षा बलों की नजरें टिकी हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से अब कौन कौन से जो नाम है बचे हुए हैं और अब सुरक्षा बलों की टीम उस पर क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है। तो सबसे पहला नाम है गणपति। इस संगठन का सबसे बड़ा प्लानर माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो नाम है उसका नाम है मिशिर बेसरा, जिसको ईआरसी का प्लानर माना जाता है। वहीं तीसरे नाम की अगर बात की जाए तो पापा राव का तीसरा नाम है, जिसे बड़ा नक्सल कमांडर माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं, ये 3 जो अब मुख्य नाम हैं जिन पर अब सुरक्षा बलों की टीम नजर बनाई हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर, महासमुंद में नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक और बड़ी खबर सामने आई है। पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत बीबीएम डिवीजन के 15 सशस्त्र नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है। इनमें 9 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं और इन सभी ने अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ एडीजी नक्सल, आईजी रायपुर, आईजी संबलपुर, एसपी महासमुंद, एसपी बरगढ़, एसपी बालंगीर, जिला पुलिस और कलेक्टर महासमुंद के सामने आत्मसमर्पण किया है। यहाँ के समस्त मीडिया के प्रतिनिधियों का ये सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, बल्कि जो शासन की जो शांति, विश्वास और विकास की नीति है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बड़गढ़, बोलांगीर और महासमुंद डिवीजन के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। महासमुंद पुलिस और विशेष रूप से जो उड़ीसा संबलपुर रेंज के आईजी श्री हिमांशु लाल और उनके जो 2 एसपी बोलांगीर और बरगढ़ के आए हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा अपने हथियारों सहित समाज की मुख्यधारा को जोड़ने के उद्देश्य से पुनर्वासित होने के लिए आगे आए हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 2008 में वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एमए बोलते हैं, उसका सीआरसी लेवल का, हमारा सीआरपी लेवल का डायरेक्टर का काम किया था 3-4 साल। बाद में 2012 में वहाँ से उड़ीसा के लिए ट्रांसफर कर दिया। तब से मैं अभी भी जितना लोग आए हैं वो सब विचारधारा से प्रेरित होकर के आए हैं। ऐसा सिर्फ लेवी के लिए, गलत काम के लिए कोई नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विकास तिवारी की और। विकास, अब क्योंकि 3 प्रमुख नाम हैं जिन पर सुरक्षा बलों की टीम की लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन उससे पहले हथियार बरामद किए जा रहे हैं, नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अब मार्च का महीना शुरू हो गया है तो वो ऐतिहासिक तारीख अब धीरे धीरे काफी नजदीक आती जा रही है। और जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अब उन प्रमुख नामों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो अभी भी जंगलों में हैं और जिनके आने के बगैर अगर वो वापस नहीं आते हैं तो माओवाद से पूरी तरह से मुक्ति का दावा किया जाना कहीं ना कहीं बेमानी होगी। और यही वजह है कि सरकार अब इन 3 बड़े नामों पर, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, अगर पूरे राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो माओवादी संगठन में अब केवल 2 ही पोलित ब्यूरो हैं, जिसमें एक तो पहला नाम है गणपति। हालांकि गणपति जो है अब वो निष्क्रिय तौर पर है, वो उनकी कोई माओवाद संगठन में सक्रिय भूमिका नहीं है। 2018 तक वो महासचिव रहे और 2018 के बाद उनके बाद फिर बसवराजू को महासचिव बनाया गया, इसलिए उन्हें थोड़ा सा सेकेंडरी नाम रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी वो जीवित हैं और संगठन में समर्पण नहीं किया गया है, उन्हें दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। दूसरा बड़ा नाम है पोलित ब्यूरो के तौर पर मिशिर बेसरा का, जो इस वक्त झारखंड में, और ये अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चुनौती ऐसी नहीं है कि जवानों से उनकी मुठभेड़ हो सकती है, जवानों को नुकसान हो सकता है। चुनौती ये है कि अगर 31 मार्च तक ये वापस नहीं आते हैं या उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है तो आप पूरी तरह से माओवाद से मुक्त कर देने की घोषणा नहीं कर सकते। और अगर दंडकारण की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो दंडकारण में अभी भी पापा राव एक बड़ा नाम है। हालांकि अगर पद पर देखा जाए तो बहुत बड़ा पद नहीं है, एसजेडसी लेवल के माओवादी हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते 2 साल में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को मार गिराया गया तो उसके सामने डीके एसजेडसी बड़ा पद नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर दंडकारण में देखा जाए तो पापा राव बहुत पुराने माओवादी नेता हैं और साथ ही साथ आदिवासी नेता हैं, और इसके अलावा अभी सबसे बड़े पद पर वही हैं डीके एसजेडसी के तौर पर। तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते या उनकी गिरफ्तारी या मुठभेड़ में नहीं मारे जाते
तब तक 31 मार्च को माओवाद से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया, ये घोषणा करना गलत होगा। इन तीनों नामों पर फोर्स लगातार काम कर रही है, सरकार भी हर तरह से वो कोशिश कर रही है। काम दाम दंड भेद से उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करने की भी कोशिश कर रही है कि आप वापस आ जाएंगे तो आपका स्वागत रेड कार्पेट बिछाकर किया जाएगा। बीते दिनों आपने देखा बीबीएम डिवीजन के 15 माओवादियों ने जो वापसी की, हालांकि इसमें एनडीटीवी की टीम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और एनडीटीवी की टीम ने ही उन्हें सबसे पहले पहाड़ों से लेकर बाहर लाया और पुलिस के हाथों। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर एनडीटीवी ने भी निभाई है। नक्सलवाद खात्मे को लेकर मोर्चा लगातार सुरक्षा बलों की टीम संभाले हुए है। सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 3 प्रमुख नाम हैं उनको रेड कार्पेट के जरिए वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, आखिर ये 3 जो नाम है चर्चा में है और इन पर लगातार नजरें बनी हुई है सुरक्षा बलों की, लेकिन ये अब तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं, क्या मुख्य वजह मानी जाए? जुल्फिकार, विकास, यही सवाल मेरा आपसे है कि आखिर किस बात का दबाव है, किस बात का प्रेशर है इन तीनों पर, जब पूरा नक्सलवाद एक खात्मे की ओर आ चुका है और हर बड़े जो लीडर हैं नक्सलवादियों के वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर मार गिराए जा रहे हैं, तो इन तीनों में आखिर किस बात को लेकर झिझक देखने को मिल रही है या फिर किसी तरह की कोई डिमांड की जा रही हो? विकास जी, मैं सुन नहीं पाया था। विकास, मेरा सवाल यही है कि जो 3 नाम का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, इन 3 नाम को लगातार हमारी कोशिश है कि अब या तो ये आत्मसमर्पण करे, सुरक्षा बलों की टीम एक इनसे आत्मसमर्पण के लिए इन्हें खोज रही है, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं, लेकिन किस बात का दबाव है कि ये आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे? एक महीने का भी अब समय बचा हुआ है और इस 1 महीने में क्या लगता है कि वो सामने आएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे या फिर उनका खात्मा होगा? देखिए, जो ये 3 नाम हैं, हालांकि इसमें गणपति का नाम है जिसे हम दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त निष्क्रिय तौर पर माओवादी संगठन के सदस्य हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो भी मुझे लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी माओवाद से मुक्त इलाके को घोषणा करने में। लेकिन जो 2 बड़े नाम है जिसमें पापा राव और मिसिर बेसरा है, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी मैंने कहा है कि मिसिर बेसरा जो है वो झारखंड से आते हैं। आपको याद हो कि जब 2004 में इन सभी दलों का आपस में विलय हुआ था तो सबकी आइडियोलॉजी में थोड़ी बहुत असामान्यताएं रही, जिसे इन सभी ने एकजुट होकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ने की बात कही थी। और यही वजह है कि हमेशा से जब यहाँ साउथ के जो माओवादी हैं, जो तेलंगाना इधर के माओवादी हैं, उनके द्वारा जब सरकार से शांति वार्ता को लेकर पत्र लिखा गया था, उसको लेकर भी झारखंड की तरफ से संभवतः वो मिसिर बेसरा की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था कि माओवादी संगठन के द्वारा किस तरह से ये चिंताजनक है और इसका विरोध होना चाहिए कि अगर सरकार से शांति वार्ता पहल करने की बात कर। तो यहाँ से एक बात तो और क्लियर हो जाती है कि दोनों ही माओवादियों के इलाके को लेकर थोड़ी सी मानसिक और सोच को लेकर थोड़ी सी असमानताएं हैं। और दूसरी बात ये भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एक लंबा समय संगठन के लिए जंगलों में बिताया है, वापस आने में बहुत सारे माओवादियों को हिचक हो रही है। आपको याद हो अगर तो जब बसव राजू गिरी थे उस समय से माओवादियों के द्वारा पत्र जारी किया जाता था, पत्र जारी करने की शुरुआत हो चुकी थी कि कैसे अब सरकार की शांति वार्ता की जा सकती है। और उसके महासचिव के मारे जाने के बाद फिर वेणुगोपाल को सोनू दादा ने इस बात को आगे बढ़ाया कि वाकई में शांति बैठक होनी चाहिए। लेकिन उसी दरमियान देवजी की तरफ से इस बात को खारिज किया गया था कि समर्पण नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह की शांति वार्ता की जाएगी। तब एक बात का जिक्र लगातार होता था कि क्या माओवादी संगठन में भी 2 धड़ों में बढ़ गए हैं माओवादी। फिर आगे जाकर समझ में आने लगा कि 2 नहीं 3 धड़ों में बढ़ गए हैं, जिसमें एक धड़ा देवजी का है, एक धड़ा वेणुगोपाल का है, तो एक धड़ा मिसिर बेसरा का है। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन चले और सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया तो देवजी भी वापस आ गए। अब आखिरी इंतजार